अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ई स्क्वायर्ड अकेडमी। आज हमारी फिजिक्स की क्लास नंबर 18 है, जिसमें हम चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम का लास्ट पार्ट यानी पार्ट 4 कवर करेंगे। आज की क्लास का एजेंडा डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आज हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। Second condition of equilibrium. The second condition of equilibrium says the sum of torques acting on a body must be equal to zero. हमने equilibrium की दो conditions पढ़ी थी last class में। First condition कहती थी the vector sum of all forces on a body should be zero if it is in equilibrium. और दूसरी second condition of equilibrium थी कि the torques sum of torques acting on a body must be zero. Also written as summation tau is equal to tau 1 plus 2 plus 3 and so on is equal to 0. Tau आपको याद हो टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है tau से, और सिग्मा यानी समेशन का मतलब है सम। तो ये कह रहा है कि जितने भी टॉर्क्स होंगे उन सब का सम होगा 0। अगेन जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे वो हमारे पास पॉजिटिव होंगे और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे वो नेगेटिव होंगे, और अगर इक्वल हो जाएंगे तो उन सब का सम 0 होगा और तभी एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। कंक्लूजन ये है कि द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इज 0। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन क्या होती है? एक बॉडी चल रही है, वो किस रेट पे अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है। एंगुलर एक्सेलरेशन होती है कि एक बॉडी रोटेट कर रही है, किसी एंगल पे मूव कर रही है, किस रेट पे वो अपना एंगल चेंज कर रही है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो जब टॉर्क्स ही 0 होंगे तो जाहिर सी बात है एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 होगी, क्योंकि जब टॉर्क्स कोई टर्निंग इफेक्ट ही प्रोड्यूस नहीं करे, बॉडी रोटेट ही नहीं करी, तो कोई एंगल में चेंज नहीं आ रहा, और जब एंगल में चेंज नहीं आ रहा तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0। अब अगर आप ये फिगर इमेजिन करें, ये स्ट्रेट रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, जो एक इस तरह से एक पिवट यानी ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसकी टॉप पे रेस्ट कर रही है। इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रही हैं, 6 फोर्सेस लग रही हैं, F1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और हर फोर्स एक टॉर्क प्रोड्यूस करी जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो F1 प्रोड्यूसेस टाउ 1, F2 प्रोड्यूसेस टाउ 2, F3 टाउ 3 एंड सो ऑन। टाउ 2, 4 एंड 6 प्रोड्यूस क्लॉकवाइज मोमेंट्स। अगर आप देखें 2, 4 और 6 ये जो फोर्सेस हैं, इनकी वजह से जो मोमेंट होगा, वो जो रॉड होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, मतलब इनकी वजह से जो टॉर्क्स प्रोड्यूस होंगे वो नेगेटिव डायरेक्शन में होने चाहिए, 2, 4 और 6। इसी तरह जो टॉर्क 5, 3 और 1 होगा, जो फोर्सेस 5, 3 और 1 की वजह से प्रोड्यूस होगा, वो इस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और जब भी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे। जिस तरह यहां लिखा है, द बार इज इन इक्विलिब्रियम, द टॉर्क्स सम इज 0। टाउ 1 जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, प्लस नेगेटिव टाउ 2 जो कि इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पुश कर रहा है, प्लस टाउ 3 प्लस नेगेटिव टाउ 4 जो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पुश कर रहा है, प्लस टाउ 5 जो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पुश कर रहा है, और फिर टाउ 6 नेगेटिव में, क्योंकि वो भी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। हमारे पास इक्वेशन बन जाती है टाउ 1 माइनस टाउ 2 प्लस टाउ 3 माइनस टाउ 4 प्लस टाउ 5 माइनस टाउ 6 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम रीअरेंज करें तो टाउ 1, 3 और 5 का सम इक्वल है टाउ 2, 4 और 6 के। कंक्लूडिंग द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, जो हमने कंडीशंस पढ़ी फर्स्ट और सेकंड, उसको हम अगर एक या दो स्टेटमेंट में कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं सबमिशन fx एंड सबमिशन y इज इक्वल टू 0 फर्स्ट कंडीशन में, और सेकंड कंडीशन में सबमिशन टाउ इज इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन जो हमने अभी पढ़ी उससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सवाल कह रहा है, a lamp weighing 10 Newton hangs from the end of a horizontal 10-meter rod perpendicular to the wall. The other end of the rod is hinged to a wall. A wire is attached to the middle of the rod and to a hook in the wall 5 meters above the hinge. Find the tension in the wire if the rod weighs 5 Newton.
एक रॉड है, एक यूनिफॉर्म रॉड है जो कि एक वॉल से हिंज हुई है। इसकी लेंथ है 10 मीटर्स, इसके एक एंड पे 10 न्यूटन का एक वेट एक्ट कर रहा है और इसके सेंटर से एक रस्सी जा रही है जो दीवार में जुड़ी हुई है और वो रस्सी इसके हिंज पॉइंट से 5 मीटर्स अबव है और ये रस्सी जो एंगल बना रही है वो है 45 डिग्री। हमें निकालना है कि इस रोप में, इस रस्सी में टेंशन कितना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये डायग्राम है आपकी। ओ जो है ये आपका जो फिक्स पॉइंट है, जिस जगह पे ये रॉड इस दीवार के साथ, इस वॉल के साथ अटैच हुई है, वो आपका फिक्स पॉइंट है। यानी जितनी भी इस रॉड में रोटेशन होगी वो इस पॉइंट के अबाउट होगी, ये पॉइंट अपनी जगह पे ही रहेगा। इसका मतलब इस रॉड में कहीं भी अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रही होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उस फोर्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो इस पॉइंट तक का मेजर किया जाएगा और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके टॉर्क या मोमेंट निकाला जाएगा। तो द फिक्स पॉइंट एट द वॉल इज O, द लैंप इज हैंग्ड एट पॉइंट A, पॉइंट A पे लैंप हैंग हुआ है जिसका वेट है 10 न्यूटन। OA डिस्टेंस है 10 मीटर्स। इस रॉड, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका वेट सेंटर में एक्ट करेगा जो कि पॉइंट B है। पॉइंट OB और BA दोनों की लेंथ 5 मीटर्स है और पॉइंट B से लेके पॉइंट C तक एक रोप जा रही है जो 45 डिग्री के एंगल पे है और OC जो है वो 5 मीटर्स है। द फोर्सेज ऑन द रॉड आर शोन, जितनी भी इस पे फोर्सेज एक्ट करी थी वो हमने शो कर दी। सेंटर में पॉइंट बी पे वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जो है 5 न्यूटन। पॉइंट ए पे लैंप का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जो है 10 न्यूटन। और टेंशन को हम y और x के कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे क्योंकि ये एक एंगल पे एक्ट कर रही थी। इसका जो x यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि Tx जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा है आपके फिक्स पॉइंट से या फिर पॉइंट ऑफ रोटेशन से। और आपको अगर याद हो तो टॉर्क मौजूद होने के लिए, मोमेंट मौजूद होने के लिए आपका जो फिक्स पॉइंट है वो और जो आपकी फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन, इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो Tx हम इग्नोर करेंगे, Ty हम कंसिडर करेंगे। Ty हो जाएगी T sin 45 और सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हुए हमारे पास आएगा समेशन टाउ इज इक्वल टू 0। तो Ty टाइम्स OB, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और इस रॉड को एंटी क्लॉकवाइज पुल कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा और ये दोनों नेगेटिव माने जाएंगे। तो Ty टाइम्स OB प्लस नेगेटिव W टाइम्स OB प्लस नेगेटिव W1 टाइम्स OA। आपके पास इक्वेशन आ गई 3.535T minus 125 is 0 and the answer is tension is equal to 35.36 न्यूटन। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास टेंशन आ गया 35.36 न्यूटन। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। जब भी एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी वो 3 अलग अलग तरह के पॉसिबल इक्विलिब्रियम्स में हो सकती है, मतलब 3 अलग टाइप्स हैं, उसमें से किसी भी एक टाइप के इक्विलिब्रियम में मौजूद हो सकती है। 3 टाइप्स क्या हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक बहुत ही बेसिक सी अगर एक्सप्लेनेशन आप मांगें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो और उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद, थोड़ा सा मूव करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस रीगेन कर ले, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। अगर एक इक्विलिब्रियम में मौजूद ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव करने के बाद, थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आ सके, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था। और अगर एक इक्विलिब्रियम में मौजूद ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करें और वो एक नई पोजीशन एक्वायर करके वहां इक्विलिब्रियम अटेन कर ले, वहां इक्विलिब्रियम में आ जाए, इसका मतलब वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेट स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ज्यादा नीचे होगा, जितना लोअर होगा, जितना जमीन के करीब होगा, वो ऑब्जेक्ट उतना ही स्टेबल होगा। इमेजिन करें ये कोन है और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी जिस पॉइंट पे इसका सारा वेट एक्ट कर रहा है, वो समवेयर इधर कहीं यहां पे लाई करता है। अगर मैं इस कोन को इस डायरेक्शन में ऊपर से थोड़ा सा पुश करूंगा तो क्या होगा? ये कोन एक सर्टेन एंगल पे आ जाएगा,
लेकिन इसका वेट अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको एक एंगल मिलेगा तो इस फोर्स को, इस वेट को एक्ट करने के लिए एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा, और जब उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर ये वेट एक्ट करेगा तो एक सर्टेन टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और उस टॉर्क की वजह से ये ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, क्योंकि इसको थोड़ा सा मूव करने के बाद इसके वेट ने एक्ट किया और ऐसा टॉर्क प्रोड्यूस किया जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। नेक्स्ट है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एक ऐसी इक्विलिब्रियम की स्टेट है जिसमें ऑब्जेक्ट को पुश करें या डिस्प्लेस करें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस नहीं रीगेन करता। ये कोन अपने एपेक्स पे बैलेंस हुई हुई है। एपेक्स मतलब ये पॉइंट जो उसकी टिप होती है कोन की, इसको एपेक्स कहा जाता है। ये कोन अपने एपेक्स पे बैलेंस हुई हुई है, बहुत मुश्किल से इसको संभाल के इस तरह इस पॉइंट पे खड़ा किया है। अगर, और इसका वेट जो है ऑफ कोर्स हमें पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका यहां होता है और ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, यानी इस पूरे सिनेरियो में इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर है, ग्राउंड से ऊपर है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ज्यादा स्टेबल नहीं है। अगर मैं इसको ऊपर से इस डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करूं तो क्या होगा, आप खुद इमेजिन करें। अगर एक कोन इस तरह से अपनी टिप पे बैलेंस हुई भी है और उसको ऊपर से थोड़ा सा पुश किया जाए तो वो गिर जाएगी, टॉपल कर जाएगी। ऐसा इसलिए होगा कि जब इस कोन को एक सर्टेन एंगल मिलेगा तो इसका जो वेट है, जो अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही एक्ट कर रहा है, ये एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये कोन जो है वो नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट को हम उसकी इक्विलिब्रियम की स्टेट से थोड़ा सा डिस्प्लेस करें और वो अपनी पोजीशन छोड़ दे, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ना आ सके, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। थर्ड स्टेट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर ये कोन अपने इस तरह से अपनी साइड पे लाए कर रहा है तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा, इसलिए क्योंकि इसको मूव कराने पे, इसको ऐसे स्लाइड या रोटेट कराने पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अपनी जगह पे है, ऊपर या नीचे नहीं जा रहा। किसी भी चीज की स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी का ताल्लुक होता है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर या नीचे होने से। जितना ज्यादा नीचे होगा उतना स्टेबल ऑब्जेक्ट होगा, जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगा उतना ही अनस्टेबल ऑब्जेक्ट होगा। अब जब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगा मूव कराने पे भी, तो अगर मैं इसको मूव कराऊंगा, अगर ये अभी एक इक्विलिब्रियम पे था और मैंने इसको मूव कराया तो ये उस नई पोजीशन को एक्वायर करके वहां इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यही होती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की स्टेट। मतलब जब भी आप किसी इक्विलिब्रियम में मौजूद ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो एक दूसरी इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये थी हमारी क्लास नंबर 18। इसमें हमारा चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।